हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक जो हमारी तूफानी सीरीज चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सेशन को लाइक कर दिया है और शेयर कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित। एक बार हाथ ऊपर करके भी बता देंगे फ्रेंड जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान यहाँ पर में सेशन के अंदर में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ में। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर में हमेशा बच्चों को जो है वो एक डाउट रहता है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं प्रूफ के साथ में आप लोगों को इसका आंसर बताने वाला हूँ। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो अंदर में एक कानून आया था, भारत सरकार अधिनियम, उसमें बिहार विधान परिषद, उसके तहत जो बिहार विधान परिषद बनाई गई थी उसमें पहले निर्वाचित सभापति कौन थे। इंग्लिश में आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं बोला है फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों ने फोकस जो करना है वो करना है इलेक्टेड के ऊपर में कि इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे, ये बोला गया आप लोगों से इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड जिनका इलेक्शन हुआ था। ओके, तो पहले इलेक्टेड चेयरमैन 1935 के कानून के तहत जो बिहार विधान परिषद के अंदर में निर्वाचित हुए थे या इलेक्ट हुए थे, राजीव रंजन सिन्हा, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। आप लोग अपने अपने तरीके से आंसर लगाइए, फिर मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ में दिखा दूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोगों में से वही बच्चे सही आंसर लगा पाएंगे जो इस सेशन को पूरा अच्छे से देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सोर्स बता देता हूं आप लोगों को। सोर्स है विधान परिषद डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, सोर्स पता चल गया आपको, गवर्नमेंट की वेबसाइट से बता रहा हूं। उसके बाद में आप यहां पर में देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जो है फ्रेंड्स 29 मेंबर्स थे। ठीक है, कितने मेंबर्स थे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 29 मेंबर्स थे, ये याद रख लेना आप लोगों ने। उसके बाद देखिए, जब पहली बार जब इसका चुनाव हुआ तो बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के आदेश पर, ऑर्डर पर, गवर्नर जो थे उस समय के सिफ्टन साहब, उनके ऑर्डर पर राय बहादुर सतीश चंद्र जो थे उनको चेयरमैन बनाया गया। लेकिन ये ऑर्डर पर बने थे, ऑन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, द गवर्नर सिफ्टन। ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा, ये याद रखना है आप लोगों ने, राजीव रंजन सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ बीएलसी, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर किसके ऑर्डर के ऊपर में, गवर्नर के ऑर्डर पर राय बहादुर सतीश चंद्र बने थे। लेकिन चुने हुए कौन थे, इलेक्टेड, यहां पर मैं आप पॉइंट नोट करिए, इलेक्टेड कौन थे ये पूछा गया अगर मान लीजिए आप लोगों से, तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, इलेक्टेड वाला। मैंने आपको प्रूफ के साथ में दिखा दिया है। आंसर यहां पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर इलेक्टेड बोला जाए तो राजीव रंजन सिन्हा आप लोगों का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कई सारे जगहों के ऊपर में आप लोगों ने देखा होगा कि राय बहादुर जो है, राय बहादुर सतीश चंद्र लगाया गया, वो गलत है। ठीक है, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं, और प्रूफ क्या है, डायरेक्टली आप लोगों का बिहार विधान परिषद की वेबसाइट। ठीक है, बिहार विधान परिषद की वेबसाइट, भाई इससे ज्यादा और क्या ऑथेंटिक हो सकता है, जो खुद जिसके बारे में पूछा उसकी वेबसाइट पर जो दिया हुआ है डेटा। ठीक है, तो इलेक्टेड बोला था, इंग्लिश विल प्रिवेल, हमेशा एग्जाम के अंदर में लिखा हुआ होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इंग्लिश विल प्रिवेल, तो इलेक्टेड यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्टेड के अंदर में बात आ जाएंगी तो फिर राजीव रंजन सिन्हा हो जाएंगे। अगर आप लोगों से बोला जाए गवर्नर ने किसको नॉमिनेट किया था या गवर्नर ने किसको बनाया था, तब होगा आंसर राय बहादुर सतीश चंद्र। लेकिन यहाँ इलेक्टेड बोला है, इसी वजह से राजीव रंजन सिन्हा। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, तो प्लीज एक बार कमेंट में लिख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, जहां भी आपको लिखना है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, री एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन, आप लोगों का एक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में हमारी जितनी भी क्लासेस होती है वाईटी के ऊपर में भी, ठीक है, वो सारी पीपीटीज आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, पेड क्लास में तो आप लोगों के लिए अच्छे से लिख भी दिया है ताकि आप लोग उसको आसानी से याद भी रख सके। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखिए, पहले जो है ना जो गवर्नर का पद था, गवर्नर, ठीक है, उसका नाम बदल के किया गया था गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। ये किया गया था आपका, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 के कानून के तहत। अगर आपसे बोला जाए कि गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जरिए। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये पॉइंट समझ में आया। गवर्नर था केवल नाम, ये गवर्नर जनरल एक्स्ट्रा जो जोड़ा गया वो था ये जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है, ये कर दिया गया था गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। अब फिर से इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बंगाल को बदल के इंडिया कर दिया गया। किस एक्ट के तहत,
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने दो कानून पढ़े यहां पर में। एक आप लोगों ने देखा कि कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया था, वो बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत, ठीक है। और वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, इंडिया कर दिया गया, ठीक है, बंगाल की जगह पे इंडिया कर दिया गया। तो आप लोगों का आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत, ठीक है। और इस तरह से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का खिताब जो है वो मिलता है आप लोगों का लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है, लॉर्ड विलियम, ठीक है, विलियम बेंटिक। ओके, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। चलिए, उससे पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम, उनकी जो पोस्ट थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल की थी, फिर उनकी पोस्ट का नाम बदल के भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल और पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि आप मुझे बता सकते हो कि बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। 6 मिनट के अंदर में 1800 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1100 से ज्यादा लाइक कर दिए। एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोगों का जो है आंसर आ गया 1833। आप लोग मुझे बताओगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल। ये पूरा का पूरा ये सारे एक्ट्स में पेड क्लास के अंदर में मैंने ओल्ड बैच के अंदर में पढ़ाए हुए हैं, न्यू बैच के अंदर में भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं अभी भी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर आज ही लॉगिन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। हर कोई बच्चा जल्दी से आंसर करेगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक भी कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। गुड, बहुत बढ़िया। बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के, दक्षिण अफ्रीका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, कनाडा के, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। और जो भी बच्चा रेगुलर देखता है टीचिंग परीक्षा को, वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, किसी भी तरीके की एग्जाम को, क्योंकि इसका आंसर जिन बच्चों ने ई लगाया है, ठीक है, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। सबसे पहले तो ये वो बच्चे हैं जिन लोगों को याद है कि आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से बार बार आप लोगों को याद करवाया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी भी इसको बोला जाता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है। ये हमारे भारत के संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर में दिया गया है, ठीक है। भाग नंबर 4 में आर्टिकल्स कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल से 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स, ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं, मतलब कि आप लोग इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते डीपीएसपी को, ठीक है। जब सरकार के मन में आएगा, ठीक है, सरकार जो है तब उसको लागू करेंगी। ओके, वो एक डायलॉग था, कौन सी मूवी का था पता नहीं, मेरे मन को भाया, ठीक है, कबीरा का कुछ था शायद वो, ठीक है, मेरे मन को भाया, मैं, आगे की लाइन आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो जब सरकार के मन को भाएगा तब उसको लागू करते जाएंगी वो। तो ये हमने आयरलैंड से लिया है, इसी वजह से आंसर आपका नन ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पर में, ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से हम लोगों ने लिया है इसको। बहुत सारी चीजें, ये कहां से लिया है, सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। देखो, ये साथ साथ में ये भी पता चल रहा है आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से कि आपको पढ़ना क्या है। आपको ये पढ़ना है कि कौन से प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं, और हम इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोगों की तैयारी सिलेक्शन की हो रही है, और साथ साथ में आपकी रैंक, टॉप रैंक लाने की भी हो रही है आप लोगों की तैयारी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है ये, ओके, और आगे मैं रिविजन भी कराऊंगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताएंगे आप सब लोग। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किसने खाया, किसने किया। आयुष पटेल बोल रहे कि मेरे मन को भाया, मैं पिज्जा काट के खाया। क्या बात है, ये था एक यूनिक। बताइए, सीटेट दिसंबर 2025 वाले बीपीएससी 4 में फॉर्म भर, सीटेट दिसंबर 2025 कहा, सीटेट दिसंबर 2025, अभी जुलाई का तो पहले हो जाने दीजिए सीटेट, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की आजादी जो है आप लोगों ने याद रखना है कि 1947 के अंदर में हुई थी भारत की आजादी, और भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इस बीच में, ठीक है, दो गवर्नर जनरल बने भारत के। एक बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरे बने थे सी, ठीक है, राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, मतलब पहले जो वायसराय वाली पोस्ट थी उसको बंद कर दिया गया। आजाद होते ही हमने वायसराय वाली पोस्ट को बंद कर दिया, ठीक है। 1958 से चली आ रही थी वायसराय की पोस्ट, उसको बंद करके उसकी जगह पे गवर्नर जनरल की पोस्ट वापस से ला दी गई। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वायसराय थे वही भारत के पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। उनके जाने के बाद में सी राजगोपालाचारी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, भारत के गवर्नर जनरल बने। आपसे ये नहीं बोला कि भाई भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या नॉन भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। आपसे यहां पर में सवाल में ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के, मतलब कि 1947 से 1950 के बीच में जो गवर्नर जनरल का पद था, ठीक है, वो कौन थे, ठीक है। पहले, आखिरी, भारतीय, नॉन भारतीय, अदरक लहसन प्याज, आपसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दो व्यक्ति थे, एक तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, सबसे पहले बने थे, और दूसरे नंबर पे बारी आती है सी राजगोपालाचारी की। सी राजगोपालाचारी जो है ये इंडियन थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, और ये नॉन इंडियन थे, ठीक है, नॉन इंडियन। तो जो है ये आप लोगों से पूछा जाता है कि इंडियन कौन थे, एकमात्र इंडियन गवर्नर जनरल, तो तब सी राजगोपालाचारी आंसर होगा। अदरवाइज तो आपको पता है ना कि लॉर्ड माउंटबेटन भी बने थे, ठीक है। सानवी सिन्हा बोल रहे हैं सर, कभी मेरा कमेंट को भी रीड किया करिए, ठीक है। ठीक है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, सानवी सिन्हा लाखों में एक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में ए और बी आपका आंसर होगा तो मोर देन वन ऑफ दी अबो, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया, ये आप लोगों को बताना है। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारे सेशंस हम लोग लेकर आते रहे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि बिहार के अंदर में पहला फ्लोटिंग, और ये क्वेश्चन आपका बिहार 68वीं बीपीएससी में आया था, और मैं क्यों करा रहा हूं ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर में फ्रेंड्स पहला तैरता हुआ जो इस तरीके से सोलर प्लांट जो है वो बनाया गया था आप लोगों का दरभंगा के अंदर में। दरभंगा में भी कहां पर में बनाया गया, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए तो कदीराबाद नाम की जगह है दरभंगा में, क्योंकि ऑप्शन में देखिए, ठीक है, दिलबरपुर दरभंगा, जमालपुर दरभंगा, तीनों में दिया हुआ है आप लोगों का, तो कदीराबाद के अंदर में बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन आया आप लोगों का बीपीएससी के एग्जाम में। आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि यही सेम क्वेश्चन आप लोगों का बिहार के अंदर में, ठीक है, पेपर के अंदर में 26 अगस्त 2023 को जो शिफ्ट नंबर 1 हुई थी उसके अंदर में भी पूछ लिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि टीचिंग परीक्षा जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने सारे प्रोवाइड कर रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस के साथ में पढ़ा रहा है, ये सबसे सही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तो कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया गया था बिहार का, आप देख सकते हो एग्जाम में आया, टीआरई के अंदर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा दरभंगा, कदीराबाद दरभंगा के अंदर में, ठीक है। 2 मेगावाट बिजली जो है ये पैदा कर सकता है तैरता हुआ आपका सौर ऊर्जा संयंत्र, 2 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, ठीक है, कदीराबाद दरभंगा में। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, संयुक्त क्षेत्र की जो है इंडस्ट्री का एग्जांपल है। 2600 लोग देख रहे हैं, 1560 लाइक्स है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा सके। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है जिसके अंदर में गवर्नमेंट प्लस, ठीक है, प्राइवेट, दोनों का पैसा लगा हुआ हो, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में केवल गवर्नमेंट का पैसा लगा है, ये सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है ये, ओके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, सरकार की है, पूरी तरह से सरकारी पैसा या जनता का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। वही बात अगर मैं आप लोगों से करूं मारुति उद्योग लिमिटेड की, ये कंपनी बनाई गई थी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो पैसा है उसको मिलाकर, ठीक है। और मारुति उद्योग लिमिटेड में आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, ठीक है, जिनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, वो बड़े बेटे थे उनके। उसके बाद में फिर राजीव गांधी का इंटरेस्ट था नहीं, बट संजय गांधी की मृत्यु होने की वजह से और इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद में फिर राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने। अदरवाइज अगर संजय गांधी जिंदा होते तो संजय गांधी बनते। तो संजय गांधी जो है फ्रेंड्स, उनकी दिमाग की उपज थी ये मारुति उद्योग लिमिटेड, ओके। चलिए, तो मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पब्लिक सेक्टर है। अच्छा मुझे बताइए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किसका एग्जांपल होगा फिर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस हो जाए, टाटा इंडस्ट्रीज हो जाए या टाटा समूह हो जाए, ये किसका एग्जांपल है, वो प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है, वो प्राइवेट प्लेयर्स है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग।
तो जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ज्वाइंट सेक्टर भी आपको समझ में आ गया। हिंदू पैट्रियट नाम से एक अखबार था, ठीक है, ये किसने निकाला था? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अखबार उस समय में निकाला गया था हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने निकाला था ये अखबार, तो ये आंसर आपको लगाना था श्री हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। हिंदू पैट्रियट ये अखबार जो है फ्रेंड्स उस समय में चर्चा में आया जब भारत में इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह हुआ था 1859 के अंदर में। तो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जो बागान मालिक थे, प्लांटर्स थे, उनके द्वारा। तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ 1859 के अंदर में, उसकी बात जनता तक और बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाने में मदद किसने की थी? हिंदू पैट्रियट नाम का जो अखबार था श्री हरिश्चंद्र मुखर्जी का, उसने की थी, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। इस नील विद्रोह के ऊपर में जो कि बंगाल के इलाके के अंदर में हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड्स कि बंगाल में कौन से इलाके के अंदर में ये नील विद्रोह आपका हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, आगे में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें बताता चलूंगा, ठीक है, क्वेश्चन उसके ऊपर में भी आप लोगों का। ओके, तो हरीश चंद्र मुखर्जी जो है फ्रेंड्स, उन्होंने हिंदू पैट्रियट नाम से अखबार निकाला था, ठीक है, और इसके अंदर में नील जो विद्रोह था उसको उन्होंने जोर शोर से उठाया। बाद में दीनबंधु मित्रा ने उसके ऊपर में एक बुक भी लिखी थी नील दर्पण नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि यहां पर में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया, इनेक्टेड। देखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, डिजास्टर का मैंने ये पूरा पेड क्लास के अंदर में आपको पढ़ाया डिजास्टर के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी पूरा पढ़ाया है आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था आप लोगों का 2004 में, जो सुनामी आई थी ना बड़ी सी, ठीक है, उसके बाद में कि भाई डिजास्टर अगर आता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि डिजास्टर हो चुका है, अब डिजास्टर को मैनेज करना मतलब जो डिजास्टर से नुकसान होने वाला है उसके नुकसान को कम करना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बना था, ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था ये? ठीक है, लागू हुआ था 2006 के अंदर में, ठीक है, 2006 में लागू हुआ था। तो लागू कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 2006 में लागू हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, जो 2005 में बना था लेकिन लागू हुआ था 2006 के अंदर में, इसके तहत, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है यहाँ पर में प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण। इसके मुखिया होते हैं, इसके हेड होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। वैसे ही स्टेट्स के अंदर में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर में भी क्या होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये बनाया जाता है। उसके मुखिया कौन होते हैं? उसको हेड करते हैं वहां उस राज्य के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के अंदर में, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, सभी बच्चे लिख देंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कौन करता है? प्रधानमंत्री। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कौन करता है? सीएम। आप लोगों का अभी रिसेंट में कोई एग्जांपल बता सकते हो आप लोग मुझे, जब हमारे भारत के अंदर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों काम कर रहे थे पूरे भारत भर के अंदर में, और वो था अभी कोविड का समय, कोरोना के समय में जो है फ्रेंड्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि वो भी एक तरीके का डिजास्टर ही था हमारे लिए, उसको मैनेज करना था हमने, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो ये संस्था है, इसको प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लीड किया जा रहा था, और स्टेट के अंदर में जो भी मैनेजमेंट करना था, ठीक है, वो सारा का सारा किया जा रहा था उस जो भी रिस्पेक्टिव राज्य थे उनके चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा। चलिए, तो 2005 में ये पास हुआ था लेकिन इफेक्ट में आया था 2006 के अंदर में। अच्छा, एक चीज और है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है आपका, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? आता गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, बंगाल में नील आंदोलन की शुरुआत कहां पर में हुई थी? तो नील आंदोलन जो था बंगाल के अंदर में, यहां पर में आप लोगों ने चंपारण नील आंदोलन से कंफ्यूज नहीं होना है। चंपारण नील आंदोलन अलग है आप लोगों का, और ये नील आंदोलन नॉर्मली जो था आपका पहले हुआ था वो अलग है। 1859 के अंदर में हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? तो नादिया जिला जो है बंगाल का, वहां से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, नादिया जिला के अंदर में। ओके, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इन्होंने इसको लीड किया था, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। तो नील आंदोलन जो था, इंडिगो रिवोल्ट 1859 का, किसने लीड किया था? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इन्होंने लीड किया था। ओके, इसके ऊपर में दीनबंधु मित्रा ने एक प्ले लिखा है, उस प्ले का नाम क्या है?
1860 में प्रकाशित हुई थी वो, इस आंदोलन के ऊपर में ही लिखा गया था। हिंदू पैट्रियट नाम से एक अखबार था जो इस आंदोलन के बारे में जनता को जागृत कर रहा था, जनता तक बात पहुंचा रहा था। ठीक है, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा निकाला गया था। हिंदू पैट्रियट अखबार नील आंदोलन को वो प्रसारित कर रहा था। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, अराउंड 100 लाइक्स हम लोग दूर है फ्रेंड्स, 2000 लाइक्स के टारगेट से हमारे, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो बीपीएससी में आ चुका है, दूसरा इसके अंदर में बिहार का उल्लेख है। ठीक है, तो कौन था जिसने हुमायूं के सामने ये प्रस्ताव रखा, हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई देखो मुझे बंगाल को जीतने दो और बंगाल पे शासन करने दो, मैं इसके बदले में बिहार तुमको दे दूंगा और साथ ही साथ 10 लाख दिनार, दिनार मतलब गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, आपको जो है यहां पर मैं ट्रिब्यूट में दूंगा। ठीक है, एनुअली हर साल 10 लाख दिनार दूंगा और बिहार भी तुम्हारे कब्जे में दे दूंगा, जो बिहार उसके कब्जे में था। उसके बदले में उसने बंगाल मांगा। तो बताइए कौन था वो। और ये बात जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं 1530 जो है 8 की है, 1538 के अंदर में, 1538 के अंदर में। और हुमायूं चाहता तो ये बात मान सकता था, लेकिन हुमायूं ने फिर ये बात नहीं मानी। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुल्तान ऑफ बंगाल ऑन होम द शेर शाह सूरी वॉज अटैक्ड। ठीक है, शेर शाह सूरी या जिसको शेर खान आप लोग बोलते हो, ठीक है, शेर शाह सूरी, इसने क्या किया था, बंगाल के ऊपर में अटैक किया था। ठीक है, तो बंगाल के जो उस समय के सुल्तान थे, ठीक है, मोहम्मद शाह, उन्होंने हुमायूं के सामने जाकर ये बोली कि नहीं, आपको इस तरीके से आप बंगाल शेर शाह सूरी को नहीं दे सकते, अभी भी हम जीत सकते। तो हुमायूं ने लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया, ना कि ये चीज एक्सेप्ट की। उसके बाद में क्या हुआ, हुमायूं हारता ही चला गया। हुमायूं ने यहाँ पर मैं वो पेशकश ठुकरा दी थी, ये प्रपोजल ठुकरा दिया था। ठीक है, तो फिर शेरशाह सूरी ने बोला कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। ठीक है, उसको ऐसा लगा होगा कुछ तो भी। ठीक है, तो उसने हुमायूं को हराया। हुमायूं को उसने 2 लड़ाइयों में हराया। पहली लड़ाई हुई थी चौसा की लड़ाई, चौसा, ठीक है, चौसा की लड़ाई हुई 1539 के अंदर में, हुमायूं हार गया। दूसरी लड़ाई हुई कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज की, कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। इसमें तो बुरी तरह से हार गया हुमायूं और देश छोड़कर भाग गया था ईरान। ठीक है, ईरान भाग गया था हुमायूं फिर। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जीतता चला गया उसके बाद में। अच्छा, उस समय में, जिस समय में बंगाल के ऊपर में इन्होंने कब्जा किया था या बंगाल पर हमला किया था, उस समय में बंगाल की कैपिटल क्या थी पता है आप लोगों को? कैपिटल थी गौर। ठीक है, गौर इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में लिखा जाता है गौड़। ठीक है, गौड़। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा आप सभी के सभी कि शेर खान या शेरशाह सूरी जो था उसने ये किया था, उसने बोला कि बिहार को दे देता हूं, बंगाल रख लेता हूं अपने पास में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि देवगढ़ टेम्पल जो झांसी के पास में है, वहां पर में आपको कई सारे जो है वो मूर्तियां मिलती है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को गढ़वा टेम्पल है इलाहाबाद में, उसके पास में भी बहुत सारी मूर्तियां मिलती है। वो कौन से आर्ट फॉर्म को दर्शाती है? हमारे भारत का स्वर्ण काल, ठीक है, उसको कहा जाता था। ठीक है, उस समय की ये आपकी है ये। ठीक है, ठीक है, तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट किसको बोला जाता है? तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, गुप्ता काल को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल, भारत का स्वर्ण काल या गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्ता काल को कहा जाता है। और उसी के समय काल की जो है कई सारी आपको स्टैचूज और उसकी कलाकारियां आप लोगों को मिलती है इधर में। ठीक है, देवगढ़ में, झांसी के पास में, और इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में कई सारी जो है चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 2000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां जहां शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर जरूर करते रहिए आप सभी के सभी, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, और टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें और सिलेक्शन के साथ में रैंक लाने की जो तैयारी है उसकी तरफ में भी आगे बढ़े। जी,
तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास में था, तो आपको गृह मंत्रालय से जो है फ्रेंड्स याद हो जाना चाहिए था कि गृह मंत्रालय जो है जो भारत की अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब अंग्रेजों के जाने के पहले अंग्रेजों ने हमको ट्रायल बॉल दी थी। ट्रायल बॉल टाइप का मतलब है कि अभी तुम संभालो, तुमको संभालना है आगे जाकर सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो गृह मंत्रालय जो है फ्रेंड्स ये था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ पास में। तो आंसर दिया नहीं है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितने लोग चाहते हैं इस तरीके के जो है ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाए, ताकि एग्जाम के अंदर में आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को मिलेगा एग्जैक्टली एग्जाम टाइप के, एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस, ठीक है। हमने जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए, आपको जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन ऐप के अंदर में भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद में जो आपको क्विज मिलती है, उसमें सभी में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको होते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि मोर देन वन ऑफ दी अबव यहाँ रखे, नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव लगाए, लेकिन कई बार जानबूझकर आपके लिए इस तरीके के और ट्रिकी क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहे। मान लीजिए कि कभी अगर बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन आपके लिए ला दे वापस से ऐसा पैटर्न, तो आप लोग तैयार रहे। तो ये केवल टीचिंग परीक्षा पर संभव है। तो आप सभी के सभी जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे जाकर, ठीक है। तो ई इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में था, ठीक है, ओके। विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंधित मामले जो है जवाहरलाल नेहरू के पास में थे। रक्षा मंत्री कौन थे, रक्षा कौन कर सकता है जिसके पास में बल हो, ठीक है, तो सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। श्रम मंत्री, ठीक है, बाबू जगजीवन राम, ठीक है, तो बाबू जगजीवन राम, ठीक है, श्रम मंत्री, ये याद रखेंगे आप लोग। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास में था, राजेंद्र प्रसाद जी के पास में था। स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, अगर आप अमृत पियोगे, ठीक है, तो आप स्वस्थ रहोगे, ऐसा याद रख लीजिएगा, आप हेल्दी रहोगे आप लोग। तो ये इस प्रकार से भी आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ऐसे तैयार रहिएगा इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोग, ठीक है। संविधान सभा के सचिव कौन थे ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। संविधान सभा के सचिव, आपको संविधान सभा के सलाहकार पता होता है, आप लोगों को संविधान सभा के अध्यक्ष पता होते हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जिन लोगों को संविधान सभा के सचिव के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, संविधान सभा, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष अगर बोला जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, सलाहकार, सलाहकार, ठीक है, तो सलाहकार कौन थे, बी एन राव। लेकिन अगर संविधान सभा के सचिव पूछ लिया जाए, सेक्रेटरी कौन थे संविधान सभा के, तो ये थे एच वी आर अयंगर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एच वी आर अयंगर संविधान सभा के सचिव, जो प्रशासनिक मामलों की देखरेख करने के लिए जो सेक्रेटरी टाइप की पोस्ट बनाई गई थी संविधान सभा के लिए, एच वी आर अयंगर, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष थे, ठीक है, बी एन राव एडवाइजर थे, मतलब सलाहकार थे। उसके बाद में एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट थे। आप लोगों से क्वेश्चन आया था ना कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी, और फिर बाद में वीटी कृष्णमाचारी जो है वो भी उपाध्यक्ष बने, तो दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है। तो संविधान सभा के सलाहकार, आप देखो सभी लोग लिखेंगे कमेंट के अंदर में, हर कोई बच्चा, सलाहकार अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, अगर एडवाइजर बोला जाए तो, एडवाइजर बोला जाए तो आप लोग आंसर लगाओगे फ्रेंड्स बी एन राव, लिखो सभी लोग, एडवाइजर बोला जाए तो बी एन राव। लेकिन अगर आप लोगों से सचिव पूछा जाए तो एच वी आर अयंगर, ये याद रखना है आप लोगों ने, एच वी आर अयंगर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, एच वी आर अयंगर, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का। नेक्स्ट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए आप सभी के सभी, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देवगढ़ टेम्पल झांसी के पास में जो है, और गढ़वा के पास में इलाहाबाद में जो टेम्पल है, आप लोगों का आपको बताना है कि कौन से काल के समय के यहाँ पर में मूर्तियों के अवशेष आप लोगों को मिलते हैं, और मैंने आपको बताया था कि उस समय काल को कौन सा काल कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग मेरे को आंसर करके बता देंगे कि कौन से समय कौन सा काल उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए हुआ क्या था, मॉन्टेग्यू मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मॉन्ट मतलब मॉन्टेग्यू, ठीक है, और चैम्सफोर्ड, ठीक है, इनको मिलाकर ये बना था, मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड से मिलकर मॉन्टफोर्ड बना, ठीक है। मतलब कोई एक नाम नहीं था, मॉन्टेग्यू था भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और फोर्ड, चैम्सफोर्ड भारत के वाइसराय, उन दोनों ने मिलकर कुछ प्रस्ताव दिए थे, ठीक है। उसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है।
जब ये रिफॉर्म्स आए तो इसके अंदर में बात की गई थी कि भारत के जो स्थानीय प्रशासन है उसको मजबूत किया जाएगा, धीरे धीरे भारत को जो है सेल्फ गवर्नेंस जो है उन लोगों को दी जाएगी। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बहुत सारे और ऐसी भी चीज थी जो भारत के अगेंस्ट में थी। तो 1918 में कांग्रेस के अंदर में क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हो गए जो चाहते थे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को अपना लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, और कुछ लोग ऐसे थे जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का विरोध कर रहे थे। तो इसी कड़ी में, ठीक है, सप्रू, जयकर और चिंतामणि, ये ऐसे कुछ लोग थे जो कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, वो लिबरल लोग थे, उन लोगों का मानना था कि हम लोगों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को अपना लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर कौन सी संस्था बनाई? तो उन्होंने कांग्रेस के तहत, ठीक है, अलग होकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये जो है संस्था बनाई थी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। किसके लिए बनाई थी इन्होंने? इन्होंने बनाई थी, ठीक है, 1918 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, प्रस्तुत हुए थे, और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनी थी 1919 के अंदर में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 1918 में आया, जैसी आया वैसी तो फूट होनी गई होंगी, पहले मीटिंग हुई होंगी, बहुत सारी चीजें हुई। तो 1919 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, कांग्रेस के एक जो धड़ा था, उदारवादी धड़ा या लिबरल लोग जो थे बचे हुए, सप्रू, जयकर, चिंतामणि वगैरह टाइप के लोग, उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन इसका गठन किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के समर्थन में। ठीक है, इंडियन लिबरल, ठीक, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 में इसका गठन हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज रिपीट हो सकता है आप लोगों का। चलिए, गुड। वेयर वेयर डिड विनोबा भावे लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? 1940 के अंदर में विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह कहां पर में लॉन्च किया था? विनोबा भावे ने। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में आंसर्स कर रहे हैं, और ऐसे ही सेशन को जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहेंगे। हर एक बच्चा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपना अपना योगदान जो है इस सेशन के अंदर में दे दिया होगा। ओके, जी। तो देखिए, वेयर डिड विनोबा भावे लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह, उन्होंने कहां पर में शुरू किया था? ठीक है, तो पवनार नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर में, यहां पर में उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था। देखिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब क्या था, सबसे पहले तो ये समझिए आप लोग। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब होता है कि अकेले, मतलब कोई ऐसा मास लेवल के ऊपर में सत्याग्रह या आंदोलन नहीं होगा, अकेले अकेले आपको गांव गांव जाना है और अपनी बात या फिर जनता के अधिकारों की बात या जनता के हित की बात जो है वो पहुंचानी है। इसके लिए हो सकता है आपको जेल में भी डाल दिया जाए। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, अलग अपने अपने व्यक्तिगत रूप से जाकर काम करना। तो पवनार महाराष्ट्र में जो है इन्होंने इसको शुरू किया था, महाराष्ट्र में 1940 में। तो गांधी जी ने विनोबा भावे जो थे, आचार्य विनोबा भावे, इनको पहला सत्याग्रही घोषित किया था। सेकंड नंबर के सत्याग्रही कौन थे ये बता देंगे आप लोग मुझे, और थर्ड नंबर के कौन थे ये भी बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले नंबर के जो सत्याग्रह थे वो थे, सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे। सेकंड नंबर के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड नंबर के कौन थे? ठीक है, ब्रह्म दत्त थे। ठीक है, बिहार पुलिस एसआई के अंदर में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी से। केवल 22 लाइक्स हम लोग दूर है 2500 के हमारे नेक्स्ट टारगेट से, अब 20 लाइक दूर है केवल। हर बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा सेशन के अंदर में, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो 1940 के अंदर में पहले सत्याग्रही किसको किया था वो आप लोग आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, नाउ तबाकत अकबरी नाम से एक पुस्तक है। ठीक है, ये इसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है अबुल फजल की अकबरनामा से। अब इसमें दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एक तो अकबरनामा किसने लिखी है? ये पुस्तक अबुल फजल ने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। इसके अलावा तबाकत अकबरी नाम की पुस्तक, ऑब्वियस बात है फिर किसी और ने लिखी होंगी, क्योंकि अबुल फजल की अकबरनामा से वो ज्यादा ऑथेंटिक मान ली जाती है। कई बार ऐसा माना जाता है कि अबुल फजल अकबरनामा, अकबर का जो है वो लंगोटिया दोस्त था, उनका दरबारी भी था, तो उन्होंने अकबर के फेवर में ही लिखी होंगी। तो तबाकत अकबरी, ठीक है, वैसे जो तबाकत अकबरी जिन्होंने लिखी है ना, वो भी अकबर के दरबार में अधिकारी ही थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ज्यादा मुखरता से जो है चीज लिखी है। ठीक है,
तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी उनका नाम था, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी, ये याद रखिएगा आप सभी। गुलबदन बेगम जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या लिखी है, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा उन्होंने क्यों लिखी, हुमायूं ने खुद ने क्यों नहीं लिखा अपना, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से उनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उनकी बहन, ठीक है, उन्होंने अपने भाई के लिए उनकी आत्मकथा लिखी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पर मैं अब्दुल हमीद लाहौरी, उन्होंने पादशाह नामा नामक पुस्तक लिखी है, शाहजहां के बारे में, पादशाह नामा। ठीक है, पादशाह नामा शाहजहां के ऊपर में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। ओके, और तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद बख्शी, ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आज का सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा, अच्छे से आप लोगों ने किया है। ठीक है, और जितने भी लोग हैं, मुझे आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा, ठीक है, उसको लिखते जाइए। जो भी चीज, चाहे एक भी चीज आपको याद आ रही होगी तो कमेंट के अंदर में लिख दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने क्या सीखा आज, क्या आपने रिवाइज किया। बैठिए, अभी जस्ट जैसे सेशन में खत्म करूंगा उसके बाद में बैठिए, कमेंट के अंदर में नीचे में सोचिए, और जो जो चीज याद आ रही है लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। प्लस आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में इसकी टेस्ट भी मिल जाएंगी। तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग। ठीक है, टीम आपकी मदद कर देंगी। या टीचिंग परीक्षा का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। नीचे में लिंक दी गई है, उसके जरिए भी आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, जितने भी कोर्सेस है टीचिंग परीक्षा के, उन सारे कोर्सेस के ऊपर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हैवी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर में आप लोगों को मिल रहा है, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ओके, चलिए, जो जो भी आपने सीखा है कमेंट के अंदर में जरूर लिख दीजिएगा आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।